अस्सलाम वालेकुम बेटा। अब ये हम लोग जो कल हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी, प्रिसीजन ये और इससे रिलेटेड जो एरर्स हमने पढ़ी हैं, उन एरर्स को हम जो है अब यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर रहे हैं। मैं एक पास पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ये समर 11 पेपर 23 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में, इस समर 11 के क्वेश्चन में एग्जामिनर ने जो फर्स्ट पार्ट में स्टेटमेंट दी है वो ये है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टिक वन बॉक्स टू इंडिकेट whether the experimental technique would reduce random error, systematic error, or neither. The first row has been completed as an example. अब इसमें कीपिंग योर आई इन लाइन विद स्केल एंड द लिक्विड लेवल फॉर सिंगल रीडिंग ऑफ थर्मामीटर, ये इन्होंने इसको सिस्टमेटिक एरर के तौर पे मार्क किया है। तो अब हमारे पास दो तरह की एरर्स हमने पढ़ी हैं, रैंडम एंड सिस्टमेटिक एरर्स। ऐसी एरर्स जो रिड्यूस की जा सकती हैं, जो एलिमिनेट नहीं होती, वो रैंडम एरर्स हैं, और जो एलिमिनेट होती हैं, रिड्यूस नहीं की जा सकती, वो सिस्टमेटिक एरर्स होती हैं। रैंडम एरर्स में जो हमारे पास एरर्स हैं वो यानी अगर आप बेस्ट फिट लाइन अगर ड्रॉ करते हो तो उसका आपको स्कैटर मिलता है अराउंड दैट लाइन। ठीक है, तो ये मैं अभी थोड़ी देर में इसको भी डिस्कस करूंगा। लेकिन आपको ये पता है कि सिस्टमेटिक एरर हमेशा वन साइड या तो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा होंगी या एक्चुअल वैल्यू से कम होगा। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। हम सोचते हैं अभी हमारे पास जो सिचुएशन है, ये कह रहे हैं एवरेजिंग मैनी रीडिंग्स ऑफ द टाइम टेकन फॉर अ बॉल टू रोल डाउन अ स्लोप। यू नो दैट ये आपके पास रैंडम एरर है। आप एरर की बहुत ज़्यादा रीडिंग्स लेकर एवरेज करते हैं तो इसका मतलब आप एरर को रिड्यूस कर रहे हैं। तो कौन सी एरर रिड्यूस होती है बाय दिस मेथड? ये एरर जो रिड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। इसको आप रैंडम एरर के तौर पे बुलाते हैं। उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट है यूजिंग अ लीनियर स्केल ऑन एन एम मीटर। तो आपके पास जो है ये लीनियर स्केल, जैसे आपके पास वोल्ट मीटर या एम मीटर, आपको मैं एक स्केल यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। ये अगर आपके पास इस तरह का ये निडल है और यहाँ पे ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और ये 6, तो फॉर ईच रीडिंग द चेंज इन एंगल इज सेम, कांस्टेंट है। जैसे आपके पास थर्मामीटर के केस में था कि फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर द चेंज वाज कांस्टेंट, तो आपने उसको कंसीडर किया कि वो लीनियर आपके पास स्केलिंग आती है। तो ये मैं कैलिब्रेशन जब पढ़ाऊँगा तो उस वक्त हम बात करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि ये कौन से उसमें फिट इन होगा। ये हमारे पास आएगा नीदर में, तो ये नीदर में आ गया। और करेक्टिंग अ नॉन जीरो रीडिंग व्हेन माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज इज क्लोज्ड, तो यू नो दैट ये जीरो एरर तो सिस्टमेटिक एरर है, सिस्टम की एरर है। तो ये आपने एक सिचुएशन में आपने रैंडम और सिस्टमेटिक एरर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं। इसके बाद एग्जामिनर ने ये कहा है कि ये आपको उसने एक स्केल दिया है, एक नंबर ऑफ रीडिंग्स को उसने, जो मैं कल जिस तरह प्लॉट करा रहा था आपको, नंबर ऑफ रीडिंग्स को उसने वाई एक्सिस पे, और जो रीडिंग ऑफ जो भी क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हैं उसकी रीडिंग को उसने एक्स एक्सिस पे प्लेस किया, एंड इन दिस केस दैट इज द टाइम इंटरवल। ये टाइम इंटरवल है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट फीचर है इसका वो ये है कि द ट्रू वैल्यू ऑफ द टाइम इंटरवल इज 10.1 सेकेंड। ये 10.1 सेकेंड जो है दैट इज द ट्रू वैल्यू, ये इसकी ट्रू वैल्यू है। अच्छा, अब मैंने जिस तरह से कल डायग्राम बनाई थी, मैं अगर उसी को ही अगर आपको समझाने के लिए मैं वैसे ही बना देता हूँ। ये देखें, ये इस तरह के मैंने कल ग्राफ्स बनाए थे, तो मैं इस तरह से शो कर रहा था। वो बेसिकली मैंने इन सारे पॉइंट्स को मिला दिया था, इसने ये पॉइंट्स मिलाए नहीं है, सॉर्ट ऑफ बार ग्राफ टाइप की चीज़ बनाई है। बहरहाल अब एग्जामिनर कह रहे हैं स्टेट हाउ द रीडिंग्स ऑन फिगर 1.1 शोज द प्रेजेंस ऑफ सिस्टमैटिक एरर।
एंड रैंडम एरर। किसी भी मेजरमेंट में आप ये देखते हैं कि आपके पास अगर आपकी एवरेज वैल्यू, अगर जो आपकी एवरेज रीडिंग है, इफ दैट एवरेज रीडिंग इज, अगर आपकी ये एवरेज रीडिंग आपकी ट्रू वैल्यू के बराबर है, तो इसका मतलब वहां पर सिस्टमैटिक एरर्स नहीं है। तो इस केस में जो अभी हमारे पास है, ये अगर हम देखें तो, अगर यहाँ पर मैं इसको, एक मिनट, कौन सी पहले उसने कही है, उसने कही है सिस्टमैटिक एरर। तो इसका जो एवरेज है, ये अगर आप एवरेज देखें तो दैट एवरेज इज this one, and that is 10.3. The true value is 10.1. तो सिस्टमैटिक एरर का कैसे पता लग रहा है? सिस्टमैटिक एरर का हमें पता लग रहा है कि एवरेज वैल्यू, एवरेज रीडिंग ऑफ टाइम इज नॉट इक्वल टू ट्रू वैल्यू। ठीक है, तभी सिस्टमैटिक एरर थी, जिसकी वजह से आपके पास एवरेज रीडिंग और ट्रू रीडिंग जो है वो एक जैसी नहीं है। अच्छा, उसके बाद रैंडम एरर कैसे पता लग रहा है? रैंडम एरर हमें यूं पता लग रहा है कि इसमें आपको वैल्यूज जो है वो स्कैटर्ड हुई नजर आ रही हैं। स्कैटर्ड किस तरह से? आपको याद है, ये रैंडम एरर के लिए मैं हमेशा वर्ड यही यूज करता हूँ कि स्कैटर्ड है रीडिंग्स का। देखिए आपके पास 10.3 जो है, दैट इज द एक्चुअल रीडिंग, ये एक्चुअल रीडिंग है 10.3, और इसके अराउंड, इससे ग्रेटर भी और इससे स्मॉलर भी आपके पास रीडिंग्स आई हुई हैं। दैट मीन्स कि जो आपकी एवरेज वैल्यू है, इसके अराउंड आपके पास स्कैटर्ड है। तो ये जो रीडिंग्स में स्कैटर्ड है, ये स्कैटर जो है ये आइडेंटिफाई कराता है कि आपके पास यहाँ पर रैंडम एरर्स है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है? तो उसके बाद आप यूं भी कह सकते हैं कि जो इसका पीक है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, शार्प पीक नहीं है, ये भी कह सकते हैं। रैंडम एरर इस वजह से भी आ रही है आपके पास। तो आई विल गो फॉर स्कैटर्ड रीडिंग। बेटा ये हमारे पास रैंडम एरर की निशानी यही होती है कि देयर इज अ स्कैटर ऑफ रीडिंग्स। इन दिस केस अगर आप देखें, द 10.3 इज योर एक्चुअल वैल्यू, और ये आपके पास जो रीडिंग आ रही है वो 10.3 है। अब इससे ग्रेटर भी आपके पास रीडिंग्स हैं और इससे स्मॉलर भी हैं। जबकि सिस्टमैटिक एरर में या तो जैसे जीरो एरर है, या तो वो पॉजिटिव जीरो एरर होगी या फिर वो नेगेटिव होगी, या तो एक्चुअल से ज्यादा होंगी या एक्चुअल से कम होंगी। एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए जब आप रीडिंग्स ले रहे हैं और उस रीडिंग्स को कलेक्ट करते हुए आपके पास रीडिंग्स अराउंड द एवरेज वैल्यू आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास स्कैटर ऑफ रीडिंग है। या आप ये भी कह सकते हैं जो इसका पीक है वो ब्रॉड है। ठीक है, तो अब इसने कहा है कि नेक्स्ट पार्ट में, इसमें नेक्स्ट पार्ट में बेटा ये कह रहा है, स्टेट द एक्सपेक्टेड चेंजेस टू फिगर 1.1 फॉर एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स दैट आर मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज। अच्छा, एक्यूरेसी कल मैंने समझाया था, एक्यूरेसी इफेक्ट होती है सिस्टमैटिक एरर से। आपको सिस्टमैटिक एरर जो है उनको रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि आपके पास जो रीडिंग्स हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो आपकी जो एवरेज रीडिंग है यहाँ पर विच इज 10.3, दैट मस्ट मूव nearer टू ट्रू वैल्यू 10.1। ठीक है, तो ये कह रहा है कि स्टेट
the expected changes to figure 1.1 for मतलब इस figure 1.1 की बात कर रहा है for experimental measurements that are more accurate. ये जो figure है इसके लिए बात कर रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो average reading है that must move to the left. ठीक है, तो ये accurate हो जाएगा. तो अब मैं यहाँ पर इसका आंसर लिख देता हूँ. टुवर्ड्स द लेफ्ट का मतलब टुवर्ड्स द ट्रू वैल्यू. आप मेरी बात समझ गए कि हमें सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस करना है और सिस्टमैटिक एरर रिड्यूस करना है और ये जो हमें क्वेश्चन का आंसर देना है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फिगर 1.1. इसके रिस्पेक्ट में आपने आंसर करना है. तो इसको कंसीडर करते हुए अब मैं कह रहा हूँ कि द द average reading the average reading must move closer to the true reading. अच्छा, प्रिसीजन किस पे डिपेंड करता है? प्रिसाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको रैंडम एरर्स को कम करना पड़ता है. यानी जो रीडिंग्स का स्कैटर है, इस स्कैटर को आपको क्या करना पड़ेगा? इसको डिक्रीज करना पड़ेगा. यानी जो इसका पीक है इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इसको शार्प करना पड़ेगा. ये अभी देखिए फ्लैटर पीक है, इसको शार्प करना पड़ेगा. तो इसका मतलब ये है कि मैं ये पीक की टर्म में मैं लिख देता हूँ क्योंकि सबसे आसान यही है इसको एक्सप्लेन करना. तो बेटा ये एक पास पेपर में आपका वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस में इसको कंसीडर किया जाता है, जिसमें आप जो है ये प्रिसीजन, एक्यूरेसी और ये जो रीडिंग्स वगैरह जो कल मैं बात कर रहा था ग्राफ्स की, वो सारे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, अब एक काम और करते हैं, उसके बाद फिर जो है हम 1 मिनट बेटा. जी ये भी सही कह रहे हैं आप, प्रिसीजन में बिल्कुल सही है. जो इनका स्प्रेड है वो स्प्रेड मिनिमम हो जाए, करीब आ जाए रीडिंग एक दूसरे के. ये बात भी आपकी सही है. जी ये क्वेश्चन हमारे पास, इसमें एग्जामिनर कह रहे हैं अ क्वांटिटी x इज मेजर्ड many times, a graph plotted showing the number of times a particular value of x is obtained. X has a true value of x naught.
which graph could be obtained if the measurement of x has large systematic errors but small random errors? ये मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर रहा हूँ और थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ऑप्शंस को, ताकि आप आसानी से पिक कर लें। लार्ज सिस्टमैटिक एरर एंड मिनिमम आपके पास जो है वो रैंडम एरर्स हैं। जी बेटा, आपका आंसर सही है कमलेश। एनीवन एल्स? जी अलीजा, आपका भी आंसर सही है। मुस्कान, आपका भी आंसर सही है। मुजम्मिल, आपका भी आंसर सही है। वेरी गुड। यस ईमान, आपका आंसर गलत है बेटा। ये जो है ए ऑप्शन को एक मिनट में देखूं, ये एक्यूरेट और प्रिसाइज है बेटा। वो कह रहा है कि सिस्टमैटिक एरर्स लार्ज हैं। जब सिस्टमैटिक एरर्स ज़्यादा होते हैं तो एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो इनमें अगर आप ए को देखें तो ए में जो आपके पास एवरेज वैल्यू है ऑप्शन ए में, ये आपके पास ऑप्शन ए है, और इस ऑप्शन ए में ये इसका जो एवरेज वैल्यू है दैट इज द ट्रू वैल्यू। इस वजह से ये ऑप्शन सही नहीं है। जी हफ्सा, जैन सही है बेटा, आपका भी आंसर सही है। तो अगर आप इसको बी ऑप्शन पे अप्लाई करते हैं तो बी में आपके पास रैंडम और सिस्टमेटिक दोनों एरर ज़्यादा हैं। और अगर आप इसको अप्लाई करेंगे सी पे तो सी में ये लॉजिकली सी करेक्ट है, क्योंकि जो ट्रू वैल्यू है वो आपके पास एवरेज वैल्यू के बराबर नहीं है, लेकिन इसका स्प्रेड देखें, इसका पीक देखें, वो शार्प है। जब पीक शार्प होता है तो रैंडम एरर्स कम होती हैं। ठीक है, और जब एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक एरर ज़्यादा है। तो ये सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये जो मैं कल से कॉन्सेप्ट ग्राफ्स और ये सारी प्रिसीजन, एक्यूरेसी, रैंडम, सिस्टमैटिक एरर, ये जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये यहाँ पे क्लियर है। अब एक काम मुझे और करना है यहाँ पे। जी ये अब आपके पास ग्राफ्स रैंडम और सिस्टमैटिक एरर्स को डिफाइन कर रहे हैं। ये जो है आपके पास बेटा इस तरह की सिचुएशंस आती हैं ग्राफ्स में, पेपर 2 में या पेपर 1 में। अगर मैं यहाँ पर इसको ग्राफ नंबर 1 कहूँ तो इस 1 नंबर ग्राफ में अगर आप देखें तो ये रेड लाइन जो नज़र आ रही है आपको, दैट इज़ द बेस्ट फिट लाइन। और इसके अराउंड सारे पॉइंट्स हैं, यानी स्कैटर है रीडिंग्स का इसके अराउंड। और ये जो रेड लाइन है ये ओरिजिन पे नहीं है। तो इसका मतलब जब कोई ग्राफ की लाइन अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही तो इसका मतलब वो सिस्टमैटिक एरर है उसमें, और स्कैटर ऑफ रीडिंग आपको इंफॉर्मेशन देगा कि यहाँ पर रैंडम एरर है। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसके बाद इस ग्राफ नंबर अगर आप 2 को देखें, इस 2 में मेजॉरिटी ऑफ द रीडिंग्स आर अलोंग द बेस्ट फिट लाइन और स्कैटर ऑफ रीडिंग बहुत कम है। ठीक है, लेकिन ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हमने कहा है कि ये हमारे पास जो है ये सिस्टमैटिक एरर है। ठीक है, ये आपके पास सिस्टमैटिक एरर आ रही है।
तो ऐसे ही अगर आप जो है यहां पर 3 नंबर ग्राफ को देखें, तो 3 नंबर ग्राफ में आपके पास ये स्कैटर ऑफ रीडिंग आपको नजर आ रहा है अराउंड द रेड लाइन, दैट शोज रैंडम एरर, बट द ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो इसका मतलब यहाँ सिस्टमैटिक एरर नहीं है। तो जब भी एमसीक्यूज में आप देखिएगा ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो सिस्टमैटिक एरर नहीं है, ठीक है। अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा तो सिस्टमैटिक एरर है। उसके बाद स्कैटर ऑफ रीडिंग्स विल डिसाइड रैंडम एरर। तो इन नंबर 3 यू कैन सी इजीली इज नंबर 1 and 3 देयर इज स्कैटर ऑफ रीडिंग्स, तो इसलिए इनमें रैंडम एरर्स हैं। और नंबर 4 को देखें तो बहुत कम इसमें रैंडम एरर है, स्कैटर ऑफ रीडिंग्स बहुत माइन्यूट है, लेकिन ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो लेस सिस्टमैटिक एरर होगी। तो अगर आप इनके नीचे जो इनका कंक्लूजन रिजल्ट्स निकले हुए हैं, अगर आप लास्ट वाले को जिसको मैं अब 4 से डिनोट कर रहा हूं, अगर आप इसको रीड करें, दीज रिजल्ट्स आर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट एज द इंस्ट्रूमेंट वाज रेड वेल एंड करेक्टली कैलिब्रेटेड, ठीक है। नंबर 2 में देखिए, दीज रिजल्ट्स आर नॉट प्रिसाइज as there was error in reading the instrument, and you know that that error could be reading from different angles। आप different angles से जब read करते हैं तो आपके पास parallax errors आ रही होती हैं। नंबर 2 को अगर आप देखें, these one are nicely clustered as the same instrument was made throughout and but not accurate, क्योंकि systematic errors हैं, origin से start नहीं हो रहा। उसके बाद दो फर्स्ट वन है, दिस वन हैज अनक्लस्टर्ड रिजल्ट्स एंड दे आर नॉट एक्यूरेट। तो ये बेटा आपको एमसीक्यूज की ऑप्शंस और ग्राफ को देखकर आपको अब कोई आपका कमेंटिंग में और आपके पास जो क्या कहेंगे इसको एमसीक्यूज की ऑप्शन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आई होप ये बात भी सबको क्लियर हो गई है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो नाउ आई एम मूविंग टू द सीआरओ कैलकुलेशन। मैं सीआरओ की कैलकुलेशन की तरफ आपको अब लेके जा रहा हूँ। अब आपने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को सोचना है और उसकी कैलकुलेशंस करनी है। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की तरफ जाने से पहले कुछ बेसिक कैथोड रे की भी समझते हैं और कुछ चीज़ें और हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिनको हम कॉन्सेप्ट्स को हम अब अप्लाई करेंगे। उनमें बेटा जो पहली बात सीआरओ कैलकुलेशन में आपने सीखनी है, सीआरओ की कैलकुलेशन में जो पहली बात आपके पास है वो ये है, नंबर 1, एक्स एक्सिस आपका जो है वो हमेशा टाइम एक्सिस है। वाई एक्सिस आपका एग्जामिनर आपको डिफाइन करेगा, अदरवाइज वोल्टेज एक्सिस होगा। इससे आप प्रेशर रीड कर सकते हैं, इंटेंसिटी, वट। तो जनरली इसको वोल्टेज एक्सिस कहते हैं। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है। उसके बाद अगर आप एक्स एक्सिस को सोचेंगे, एक्स एक्सिस पे वो आपको बताएगा टाइम बेस सेटिंग्स। टाइम बेस सेटिंग्स जो है इसका मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर या एक डिवीजन, वट एवर द टर्म दैट एग्जामिनर इज यूजिंग, 1 सेंटीमीटर और 1 डिवीजन आपके पास उसकी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ 5 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन, यानी 1 सेंटीमीटर जो है 5 मिली सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप वाई एक्सिस को सोचते हैं तो वाई एक्सिस पे आपके पास वाई गेन सेटिंग्स होंगी। तो वाई गेन सेटिंग भी बेटा यही चीज है कि वर्टिकल एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपके पास 1 सेंटीमीटर और 1 डिवीजन वैल्यू फॉर वन फॉर वाई एक्सिस, चले यूं कर लें।
जैसे मैं कहूँ आपको कि 5 वोल्ट पर डिवीजन, इसका मतलब वर्टिकली 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 5 वोल्ट को। ये स्केलिंग फैक्टर है, आप यूं समझ लें। तो आपके पास कॉन्सेप्ट क्या बना, आपने सीआरओ को जब भी सोचना है, एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस होगा, वाई एक्सिस पे वोल्टेज होगी, टाइम बेस्ड सेटिंग का वर्ड यूज करेंगे। इसका मतलब होगा 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या है न्यूमेरिकल। वाई गेन सेटिंग्स होंगी, इसका मतलब होगा कि वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर की क्या वैल्यू है। ये तो यहाँ पर आ गया कॉन्सेप्ट। अब ओ लेवल्स का एक कॉन्सेप्ट और रिकॉल करा रहा हूँ मैं आपको। हम लोगों ने ओ लेवल्स में वेव्स में एक टर्म पढ़ी थी, दैट वाज फ्रीक्वेंसी। हमने ओ लेवल्स में फ्रीक्वेंसी की टर्म्स पढ़ी थी। तो हम कहते थे कि नंबर ऑफ वेव्स जनरेटेड पर यूनिट टाइम, ये हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते थे। फ्रीक्वेंसी की अगर आपको इक्वेशन अगर किसी ने याद हो तो फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन मैंने लिखवाई थी n अपॉन स्मॉल टी। तो अगर आपको जहन में हो तो n का मतलब होता था नंबर ऑफ वेव्स और t का मतलब होता था टाइम फॉर n वेव्स। ये जो नंबर है इसके लिए जो टाइम है। तो फिर मैंने आपको कहा, मैंने अगर याद हो आपको, तो हम कहते थे कि अगर हमारे पास n इक्वल्स टू 1 हो, यानी एक वेव हो, तो टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड होगा। तो फिर यहाँ से हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी और हम कहते थे F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। अगर याद आ गई हो, इसकी मैंने वर्कशीट्स भी सॉल्व करवाई थी। तो यहाँ से मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू वन वेव। ये वन जो होता है ये एक वेव, नंबर ऑफ वेव्स है ना, इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ से हमने फिर इसकी भी वर्कशीट में प्रैक्टिस की थी। एफ इंटू स्मॉल टी इज इक्वल्स टू एन, एन इज नंबर ऑफ वेव्स। तो बहरहाल यहाँ पर मेरा इतनी डिटेल में ओ लेवल्स की तरफ जाने का कोई इरादा नहीं है। मैं यहाँ पर आपको जो है इस इक्वेशन में मेरा इंटरेस्ट है, एन अपॉन टी में। मैं ये रिकॉल कराना चाह रहा था, इसलिए थोड़ा सा मैंने ओ लेवल्स की वेव्स को यहाँ पे आपको रिकॉल करवाया। तो ये हमने इस तरह की प्रैक्टिस भी मैंने कराई थी, वर्कशीट्स मैंने कराई थी, 2 वर्कशीट्स हैं जो मैं हर साल करवाता हूँ। तो ये हमने सॉल्व की हुई हैं। यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब ये कैसे अप्लाई करेंगे मैं इसकी तरफ अब आपको लेके जाऊंगा। तो एक मिनट में पहले क्वेश्चन इसका एक मिनट बेटा, मैं भी चले मैं पहले जूम आउट कर लेता हूँ। जी बेटा, ये एक सीआरओ का हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा चलो यही कर लेते हैं। अब इसमें एग्जामिनर ने कहा है कि एक 12 वोल्ट की 50 हर्ट्ज सप्लाई है that is connected to Y terminals of an oscilloscope. The trace in the diagram is obtained. What is the setting of the time based control? अच्छा, उसने टाइम बेस की सेटिंग पूछी है। ये पहले सॉल्व कर लें या चलें, अच्छा यही सॉल्व कर लेते हैं। अब टाइम बेस्ड सेटिंग का मतलब क्या था, एक
जो डिवीजन है 1 सेंटीमीटर उसकी वैल्यू। तो ये 1 सेंटीमीटर, ये मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ ये लाइन, अगर ये एक ब्लॉक की वैल्यू आपसे पूछ रहा है और इसने फ्रीक्वेंसी आपको बताई है दैट इज 50 हर्ट्ज, और ऑप्शन में सारी ऑप्शंस अगर आप देखें तो ये मिली सेकेंड्स में है। तो यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुझे जो वेव का टाइम फाइंड करना है वो मिली सेकेंड्स में फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड इज 1/फ्रीक्वेंसी, तो ये बन गया 1/50, ये आ गया 0.02 सेकेंड्स। इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये मिली सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए, तो ये आ गया 20 मिली सेकेंड्स। तो ये मेरे पास जो है 20 मिली सेकेंड्स जो है इसका टाइम पीरियड आ गया। अब ये जो एक वेव है, ये एक वेव कितने ब्लॉक्स हैं इसमें? देखें, ये यहाँ पे स्टार्ट करो मैं 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 और 8। यानी आप यहाँ पे ये कहेंगे कि 8 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करते हैं 20 मिली सेकेंड्स को। तो टाइम बेस्ड सेटिंग के लिए आपको 1 सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए या एक डिवीजन की, तो 1 सेंटीमीटर वुड बी इक्वल टू से दैट इज इक्वल टू x। मैं इसको x कर देता हूँ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो x इंटू 8 इज इक्वल टू 20 मिली सेकेंड्स। तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी 20/8। जल्दी से आंसर चैट बॉक्स में बताएं। ये बात सबको समझ आ गई है? एक वेव 8 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने के इक्वल होगा, ये आपने फाइंड कर लिया। तो ये आ गया 2.5 मिली सेकेंड्स पर सेंटीमीटर। जी बेटा, बिल्कुल सही है। अब हम इसका आंसर देखते हैं, कोई ऑप्शन है ऐसी? जी, 2.5 हमारे पास है। 2.5 इज ऑप्शन बी। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। आई होप इसमें कोई मसला नहीं है। पहला सवाल ही थोड़ा सा मुश्किल मेरे हिसाब में है, ये सीधी सीधी कैलकुलेशन नहीं थी। बहरहाल रेशियो से मैंने इस तरह से करा दिया इसको कि आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट हम देखते हैं क्या ग्राफ आता है सीआरओ का। वो बेटा ऐसे कंफ्यूज करने के लिए की है, उसने आपसे टाइम बेस पूछा। ये कह रहा है द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप displays shows the waveform produced by an electronic circuit. The CRO time base is set at 10 milliseconds per division. ये आपके पास 10 milliseconds पर डिवीजन जो है, ये इसकी टाइम बेस्ड सेटिंग्स आ गई। यानी 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 10 milliseconds को। व्हाट इज द पीरियड, यानी एक वेव का टाइम आपको फाइंड करना है। तो ये आ गया ए 0, ये आ गया 1, 2, 3 और 4। तो 1 सेंटीमीटर 10 के इक्वल है, तो 4 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? 40 के इक्वल होगा। आंसर सी आ गया। एनी प्रॉब्लम? बहुत आसान सा चाइल्डिश सा क्वेश्चन था, बेसिक मैथ है, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। जी, ये आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम जो है, एक में ये यहाँ पे यूँ कर लें आप कि ये एक वेव मैंने ड्रॉ कर दी है। तो ये यूँ समझ लें कि सिग्नल है, डिजिटल पल्स है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे 0, 1, 2, 1, 2, 3 और ये 4 सेंटीमीटर पे एक वेव है। 2.5 मिली सेकेंड्स इसकी टाइम बेस्ड सेटिंग्स है। यानी 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 2.5 को, तो 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेंगे x को।
तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 2.5, ये आ गया 10 मिली सेकेंड्स। तो इस वेव का जो टाइम पीरियड है वो आ गया 10 मिली सेकेंड्स। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम पीरियड आपने फाइंड कर लिया। उसके बाद एग्जामिनर वो कह रहा है कि पीक पीरियड की ये सी और डी में से कोई एक ऑप्शन हो सकती है। अब पीक पॉजिटिव वोल्टेज के लिए अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास पीक पॉजिटिव वोल्टेज के लिए आप क्या करें, आप इनका एवरेज कर दें। तो ये आपके पास है, यूँ समझिए ये 0 यहाँ है, 1, ये 2, ये 3, 10 एंड 17। ओके बेटा, मैं भी देखता हूँ। तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 3.8 है और ये आपके पास 2.9 है। इसका एवरेज कर दें तो 3.8 प्लस 2.9 डिवाइडेड बाई 2, 3.35 यानी 3.4। तो ये मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को कंसीडर कर लेता हूँ कि ये 3.4 है। अब बेटा ये इसने वाई गेन सेटिंग्स दी है। अकॉर्डिंग टू हिम ये 1 सेंटीमीटर 5 मिली वोल्ट के इक्वल है। तो ये 3.4 x के इक्वल होंगे, तो x इज इक्वल टू 3.4 इंटू 5 मिली वोल्ट। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी 16.17 आ गया। तो ये आंसर हमारे पास आ गया सी ऑप्शन। आई होप इसमें किसी को कोई मसला नहीं है, बात समझ आ गई है। तो क्योंकि यहाँ पर उसने ये पीक पे 2 वैल्यूज थी, उसने पीक वैल्यू कही है तो 2 वैल्यूज थी, तो मैंने एवरेज करके इसको एक ये मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ की हुई है, तो इस तरह से यूनिफॉर्म कांस्टेंट कर दिया। तो मैंने एक एवरेज फाइंड कर लिया, उस एवरेज से 3.4 मेरे पास आ गया, उससे मेरे पास पीक वोल्टेज का आंसर 17 आ गया। ये एक हमारे पास एक स्क्वायर पल्स है। ये बेसिकली डिजिटल पल्स है, तो डिजिटल पल्स 0 और 1 होते हैं। तो इसको मैं ज़रा जूम कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो है ये 0 है और उसके बाद ये 1 आ गया, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर पीक बन रहा है 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 और ये 0। ये इस तरह से सिग्नल जो है जनरेट हो रहा है। 0 पे डिजिटल पल्स जो होती है मिनिमम होती है, 1 पे मैक्सिमम हो जाती है, इन बिटवीन तो कोई सिचुएशन नहीं है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर आपके लिए इस वेव को रिप्रेजेंट करूँ, ये मैं ग्रीन लाइन से एक पूरी पल्स जो है यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपके पास ये आपके पास एक पल्स बन गई 0 और 1 की। ठीक है, ये इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सेस में चला गया। ये मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक वेव बन गई। तो इसका मतलब अगर मैं इनको लेबल करूँ इन वेव्स को, तो मेरे पास
ये 1, ये 2 waves, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 8.5। 8.5 वेव्स बन रही हैं, यहां से स्टार्ट हुई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड देन 8.5। 8.5 वेव्स बन रही हैं। अब कितने ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स काउंट कर लेता हूं मैं। ये ब्लॉक्स मेरे पास ये आ गया, ये 0 है तो ये पहला ब्लॉक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये फिफ्थ वन एंड दिस वन इज 6। 6 ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सिचुएशन है वो बड़ी क्लियर होगी। अब आपके लिए टाइम पीरियड आपको फाइंड करना है या फ्रीक्वेंसी, ये भी क्वेश्चन में देख लेते हैं। मैं एक दफ़ा क्वेश्चन भी, ये कह रहा है कि ये जो मैंने अभी आपको गिन के बताई है वेव्स और ये बताया है, इसको थोड़ा सा आप रीड करते हैं। द डायग्राम शोज अ स्क्वायर वेव ट्रेस ऑन द स्क्रीन ऑफ अ cathode ray oscilloscope. A grid of 1 centimeter square covers the screen. The time-based setting is 10 milliseconds per centimeter. तो ये टाइम बेस्ड सेटिंग्स है आपके पास। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्क्वायर वेव, आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो बड़ा आसान काम हो गया फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमारे पास। अब हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। हमारे पास जो कैलकुलेशंस बनेंगी, अगर हम उनको सोचे तो वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज n अपॉन टी। ठीक है, अब आपने n इज नंबर ऑफ वेव्स, तो ये तो आ गई 8.5। अब इन 8.5 वेव्स के लिए टाइम कितना है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं 6 और एक ब्लॉक की वैल्यू है 10 मिली सेकेंड। तो ये इंटू 10 किया तो ये आपके पास 6 ब्लॉक 6 मिली सेकेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 8.5 अपॉन 60 इंटू 10 पावर -3, ये आप कर दें, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो आपके पास ये आ गया 8.5 वेव्स हैं डिवाइडेड बाय 60 टू द पावर -3, तो ये आपके पास आ गया 141.7। तो 141.7 हर्ट्स ये फ्रीक्वेंसी आ रही है। और अब ऑप्शन देखें, इसके नियरेस्ट ऑप्शन कौन सी, बी ऑप्शन है 140 हर्ट्स। ठीक है, तो ये आपको बात समझ आ गई है मेरे ख्याल से, इसकी कैलिब्रेशन की और कैलकुलेशन की। इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं था। आपने सबसे पहले तो नंबर ऑफ वेव्स काउंट कर ली और नंबर ऑफ वेव्स काउंट करके आपने नंबर ऑफ ब्लॉक्स फाइंड कर लिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेव्स बन रही थी 8.5। अब ये 8.5 वेव्स जो हैं ये कितने ब्लॉक्स में आ रही हैं वो आपने यहाँ पे मेजर किया, तो वो 6 ब्लॉक में थी। एक ब्लॉक 10 मिली सेकेंड के इक्वल है तो 6 ब्लॉक 60 मिली सेकेंड के इक्वल होंगे। तो फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन है n अपॉन टी, तो नंबर ऑफ वेव्स 8.5 थी और जो टाइम था वो आपके पास 60 मिली सेकेंड्स था, उसको पुट किया, फ्रीक्वेंसी आपके पास 141 या 142 हर्ट्स आई, विच इज इक्वल टू 140, बी ऑप्शन। आई होप इसमें कोई इशू नहीं है, सबको बात ये भी क्लियर होगी। अब एक क्वेश्चन और पेपर 2 का सॉल्व करते हैं। अब ये पेपर 1 के आप सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये मैं
जी बेटा, ये विंटर 13 का क्वेश्चन है पेपर का। तो विंटर 13 पेपर है 22। इसमें एग्जामिनर कह रहा है कि एक सोर्स है ऑफ रेडियो वेव्स सेंड्स अ पल्स टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टर. The pulse returns from the reflector and is detected at the same point as the source. The emitted and reflected pulses are recorded on a cathode ray oscilloscope. The time base setting is 0.20 microseconds per centimeter. Use figure 2.1 to determine the distance between the source and the reflector. इस टाइप के क्वेश्चंस आपने साउंड वेव्स में किए थे ओ लेवल्स में, उसमें आप सी बेड पे ये फर्ज करते हैं। अब सही है, शेयर हो रही है? अब सही है बेटा? जी सर। ओके। तो इसमें a source of radio waves sends a pulse towards the reflector and the pulse returns from reflector and is detected at the same point. तो यूं इसको सोचते हैं कि ये आपके पास ये आपके पास जो है वो सोर्स है और ये रिफ्लेक्टर है। यहाँ से ये वेव ट्रैवल करती हुई जाती है और फिर ये वेव यूं ट्रैवल करती हुई वापस आती है। तो जो डिस्टेंस इसने सोर्स से रिफ्लेक्टर तक ट्रैवल किया ये एस है। तो एस डिस्टेंस जाने के लिए और एस डिस्टेंस जो है वापस आने के लिए, तो टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर किया है वेव ने, ये कवर किया है 2s। ठीक है। तो a source of radio waves sends a pulse towards the reflector. The pulse returns from reflector and is detected at the same point as the source. The emitted and reflected pulses are recorded on CRO as shown in figure 2.1. तो ये आपके पास emitted pulse है और ये आपके पास detected pulse है। तो इमिटेड और डिटेक्टेड पल्स में जो यहाँ पर टाइम को अगर कैलकुलेट करूँ मैं, ये डिविजन्स कितनी बनेंगी, 1 2 3 और 4 डिविजन्स। और CRO की जो टाइम बेस्ड सेटिंग है यानी 1 सेंटीमीटर 0.2 माइक्रोसेकंड के इक्वल है। तो 0.2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आने और जाने का टोटल टाइम आ जाएगा। अब आपको उसने कहा है कि आप डिस्टेंस फाइंड करें। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं दैट द स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका मतलब ये है कि 2s इज इक्वल टू वी टी एंड s इज इक्वल टू वी टी अपॉन हाफ, यानी अपॉन 2, नॉट हाफ, अपॉन 2। अब ये रेडियो वेव है तो इसकी स्पीड 3 × 10⁸ है। स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाटा शीट में गिवन थी, मैंने वहाँ से ये 3 × 10⁸ चूज कर लिया, पिक किया। और टाइम पीरियड मेरे पास जो आ रहा है दैट इज 4। जो मेरा यहाँ पे टाइम कंज्यूम हुआ है वो कितना हुआ है बेटा, वो हुआ है 4 × 0.2 × 10⁻6, तो अपॉन 2। तो प्लीज मुझे एस कैलकुलेट करके बताएं कितना आएगा।
120, तो एस हमारे पास आ गया 120 मीटर्स। तो ये रेडियो पल्स जो थी, एग्जामिनर ने कहा है कि वो एक रिफ्लेक्टर की तरफ जा रही है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। टोटल डिस्टेंस 2s है। स्पीड ऑफ रेडियो वेव जो है 3 × 10⁸ है। यहाँ से आपने डिस्टेंस को मेजर कर लिया, दैट इज़ 120 मीटर्स। इसमें मसला नहीं है। डिटरमाइन द टाइम बेस्ड सेटिंग्स required to produce the same separation of pulses on the CRO when the sound waves are used instead of radio waves. The speed of sound is 300 milliseconds. अब ये 300 milliseconds जो है, सॉरी 300 meters per second स्पीड ऑफ साउंड है, और सेम सेपरेशन यानी 4 डिवीजन का फर्क आना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले तो टाइम मेजर करें कि साउंड की वेव जाकर और वापस आने में कितना टाइम लेगी। तो इस टाइम को मैं फाइंड कर लेता हूँ। ये टाइम मेरे पास v इज इक्वल्स टू 2s/t। अब बेटा ये t मुझे फाइंड करना है, तो t की इक्वेशन बनेगी 2 × s आया था 120/v आ गया 300। प्लीज इससे टाइम बताएं। 0.8। तो ये 0.8 सेकंड आप बता रहे हैं टाइम। अब बेटा टाइम बेस्ड सेटिंग्स बतानी है, तो कितनी डिवीजन्स थी? 4 डिवीजन्स थी। तो हमने लिखा टाइम बेस सेटिंग्स इज इक्वल टू 0.80 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास आ गया 0.2 सेकंड्स पर सेंटीमीटर। ये टाइम बेस्ड सेटिंग्स आ गई इसकी। तो पहले पार्ट में उसने रेडियो वेव्स यूज़ की और उसने डिस्टेंस मेजर कराया। दूसरे पार्ट में उसने साउंड वेव को यूज़ करके आपसे टाइम बेस्ड सेटिंग्स कैलकुलेट करवाई हैं। तो वो हमारे पास 0.2 सेकंड्स पर सेंटीमीटर आएंगे। तो ये CRO की कैलकुलेशन के बेस्ड क्वेश्चंस थे जो मैंने आज इन पे फोकस किया है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं कैलिब्रेशन ग्राफ्स और दूसरे जो इसके एस्पेक्ट रह गए हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो अब आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। जी सर, कमलेश सही आंसर। 0.2 सेकंड्स पर सेंटीमीटर है बेटा, पर मीटर नहीं है। जो आपके पास डिविजन्स हैं वो तो सेंटीमीटर में है ना। तो अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।